back again with my new video on federalism chapter 2 part 2. हाँ, so basically in first part we have read about what is federalism. तो मैंने आप सभी को बताया था कि कहीं भी किसी भी कंट्री में अगर पावर का डिवीज़न डिफरेंट लेवल पे हो जाता है तो उसको हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं. द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड ऑन डिफरेंट लेवल इज नोन एज फेडरलिज्म. तो डिफरेंट लेवल मतलब क्या था? स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट. तो स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली किसी भी रीजनल मतलब जो एक स्टेट के ऊपर रूल करते थे वो, और जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट थे वो पूरे कंट्री के ओवर रूल करते थे, ठीक है ना. और हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडिया में 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट है. पहला है हमारा यूनियन गवर्नमेंट, दूसरा है हमारा स्टेट गवर्नमेंट एंड तीसरा हमारा आ जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. फिर हम लोगों ने देखा था कि रोल ऑफ जुडिशियरी पढ़ा था कि जुडिशियरी का क्या रोल था, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा था, डीपली उसको एक्सप्लेन किया था मैंने. तो प्लीज़ जो इस वीडियो को देखने से पहले आप प्लीज़ जा करके उस वीडियो को देखिए, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा. And in description the notes is attached, so please go through the notes. Okay? हाँ, चलो अब हम लोग अपना आगे का जो टॉपिक है हम वो डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट टॉपिक वी हैव दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर इन इंडिया. तो हमारा जो लेजिस्लेटिव, आप लोगों के अब इसको पढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि व्हाट इज अ लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर क्या है? लेजिस्लेचर वो है जो हमारे कंट्री में लॉ को बनाता है, ठीक है ना. तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि लेजिस्लेटिव पावर क्या क्या है, ठीक है ना. तो यूनियन लिस्ट, सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ कि लेजिस्लेटिव पावर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. पहले आया हमारा यूनियन लिस्ट, फिर आया हमारा स्टेट लिस्ट और फिर आया हमारा कंकरेंट लिस्ट, और लास्टली एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअरी पावर. ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे यूनियन लिस्ट में क्या आता है. तो यूनियन लिस्ट इंक्लूड द मैटर्स रिलेटेड टू द कंट्री. यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट मैटर होते हैं वो सारे कंट्री से रिलेटेड होते हैं, सच एज द डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, etc. तो जो हमारा फॉरेन अफेयर है और जो हमारा डिफेंस है और जो हमारा इंटरनेशनल कम्युनिकेशन है वो सब किसके अंदर आता है? तो वो सब हमारा यूनियन लिस्ट के अंदर में आता है. और ठीक है ना, यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट मैटर होते हैं उन पर जो लॉ है वो कौन बनाता है? वो हमारा यूनियन गवर्नमेंट बनाता है. जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं वो लॉ को बनाते हैं किसके लिए? यूनियन लिस्ट के लिए, मतलब सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड टू दी कंट्री. फिर आता है हमारा दूसरा स्टेट लिस्ट. स्टेट लिस्ट में जो होता है इंक्लूड्स द सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड टू द स्टेट, ठीक है ना, सच एज पुलिस, ट्रेड, ई कॉमर्स एक्सेट्रा. इसमें जो होता है जो स्टेट के अंदर में ट्रेड चलता है, जो स्टेट के अंदर में ई कॉमर्स का काम चलता है, और तीसरी बात कि जो अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग पुलिस फोर्स होते हैं, ये सब जो है ये सब क्या होता है? ये आता है हमारा स्टेट लिस्ट के अंदर में. और इसके ऊपर जो रूल है ना ये कौन इसके ऊपर जो लॉ है वो कौन बनाता है? वो बनाता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट. आप अभी देख सकते हो कि जो एक एग्जांपल ले लो आप कि हमारा यूपी जो है, उत्तर प्रदेश, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी, उन्होंने अपने स्टेट के जितने भी पुलिस हैं उनको मतलब उनके लिए ये लॉ बना चुके हैं वो कि अगर आप कहीं भी किसी को गलत करते देखो और उनका अगर गुनाह बहुत बड़ा है तो उसी वक्त उनको सूट एंड साइड का ये दे दिया जा चुका है. तो इनके ये कौन किया है? ये स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है पुलिस, और इसके ऊपर किसने लॉ बनाया? स्टेट गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाया, ठीक है. उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज इन कंकरेंट लिस्ट. तो हमारा जो कंकरेंट लिस्ट है इट इंक्लूड्स द सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड टू बोथ द यूनियन लिस्ट एंड द स्टेट लिस्ट, ठीक है ना. जो हमारा कंकरेंट लिस्ट होता है उसमें जितने भी सब्जेक्ट मैटर होते हैं वो यूनियन लिस्ट के भी होते हैं और स्टेट लिस्ट के भी होते हैं, ठीक है ना. तो सबसे बेसिक चीज होता है हमारा क्या? एजुकेशन, जो आ जाता है हमारा किसमें?
सेंट्रल मतलब यूनियन लिस्ट में भी आता है और स्टेट लिस्ट में भी आता है, ठीक है ना। जैसा कि आप अभी देख सकते हो ना, इस पेंडेमिक सिचुएशन में क्या हुआ, फर्स्ट वाला जो पेंडेमिक में हम लोगों का जब स्कूल बंद हुआ था तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग स्कूल सारे ही स्टेट्स में बंद हो गया था। बट इस बार जो सेकेंड पेंडेमिक सिचुएशन आया तो उसमें क्या हुआ, उसमें स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया गया था। आपको लेना है कि आप कैसे स्कूल को बंद करोगे और कैसे स्कूल को चलाओगे। तो ठीक है ना, अगर जब सिचुएशन क्रिटिकल होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी उस पर रूल बना देते हैं या लॉ बना देते हैं, और जब सिचुएशन थोड़ा हैंडल करने लायक होता है तो स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना देते हैं। और एक चीज़ और कि अगर स्टेट गवर्नमेंट और जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं वो साथ में रूल बनाते हैं, और अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट उन दोनों के बीच में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगता है कि नहीं इस काम को करना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट को ये लगता है कि नहीं इस काम को नहीं करना चाहिए, तो लास्टली जो होता है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ के ऊपर ही डिपेंड होता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दिया कि नो, देन इट विल बी अ नो, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक द लॉ, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रेसिडुअरी पावर। अब रेसिडुअरी पावर क्या है, रेसिडुअरी पावर के अंदर में सब्जेक्ट रिलेटेड टू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था उसके बाद भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज एवरी टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी। तो इस पे जितने भी यूनियन गवर्नमेंट होते हैं ना वो अकॉर्डिंगली लॉ को चेंज कर देते हैं। जैसा मतलब जो भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आता है उसके थ्रू वो लॉ को चेंज कर देते हैं और फिर उसी को इम्पोज कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इज इंडिया अ फेडरल नेशन, ठीक है ना। ये है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इस पूरे चैप्टर का। दूसरा पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक था हमारा व्हाट इज फेडरलिज्म, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म एंड डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना। ये तीन जो था वो पहले पार्ट में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। अब दूसरे पार्ट में वी आर डिस्कसिंग कि इज इंडिया अ फेडरल नेशन। अब हम लोगों को ये पता करना है कि इंडिया जो है वो फेडरल नेशन है या नहीं है। तो ठीक है, 1947 क्या हुआ था, हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना। फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद गवर्नमेंट फॉर्म हुआ। गवर्नमेंट जब फॉर्म हुआ तो हमारे कंट्री में क्या किया गया था, सबसे पहले जब गवर्नमेंट फॉर्म हुआ तो वहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर हुआ, ठीक है ना। जैसे ही डिवीजन ऑफ पावर हुआ हमारे कंट्री को एक फेडरल कंट्री का ओहदा दे दिया गया था, ठीक है ना। उसके बाद कि इट डिक्लेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया एज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब कि कंट्री अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड एज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब डिफरेंट जितने भी स्टेट्स थे वो एक साथ मिलकर एक यूनियन का फॉर्म किए और उस यूनियन का नाम था क्या, इंडिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आया कि फेडरेशन इज ऑल्दो नॉट यूज्ड बट द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है ना। ये जो फेडरेशन है इस वर्ड का यूज नहीं होता है इंडिया में। फेडरेशन वर्ड जो होता है ना इट इज नॉट यूज्ड इन इंडिया, बट जो भी हमारे कंट्री में होता है वो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पे होता है, ठीक है ना। और आप पूछोगे कि व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया था कि फेडरलिज्म का एक ही प्रिंसिपल होता है कि द पावर मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन डिफरेंट लेवल, ठीक है। जितने भी लेवल होते हैं किसी भी कंट्री में, इंडिया में 3 लेवल होते हैं और तीनों के बीच में जो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और उनके अंडर में आ जाता है कि आप कैसे लॉ को इम्पोज करोगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद प्रोवाइड 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, यूनियन एंड स्टेट। ये बेसिकली ना अलग अलग कंट्रीज की बात किया गया है, ठीक है। यहाँ पे बहुत अलग अलग कंट्रीज की बात हुई है और यहाँ पे ये बेसिकली एक इंडिया कंट्री का बात हो रहा है कि इंडिया में देयर आर 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूडिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं पंचायती राज या फिर म्युनिसिपैलिटी,
ठीक है। उसके बाद आएगा कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। तो अब हम लोगों का ये भी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम लोग फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस करते हैं। तो ना फेडरलिज्म का प्रैक्टिस करने का 3 तरीका है। एक तो हमारा था कि मतलब डिवीजन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। फिर दूसरा था हमारा कि मतलब लैंग्वेज पॉलिसी। उसके बाद तीसरा था हमारा सेंट्रल स्टेट रिलेशन, ठीक है ना। तो हम लोगों का फर्स्ट जो था लिंग्विस्टिक स्टेट्स, इसमें था क्या कि स्टेट्स का डिवीजन हुआ, ठीक है ना। स्टेट्स का डिवीजन हुआ, किस चीज पे डिवीजन हुआ था? स्टेट का डिवीजन हुआ मतलब पीपल के लैंग्वेज पे, ठीक है ना। जैसे ये एक जो यहाँ मतलब मान लो कि ये एक ग्रुप है हमारा, और ये जो पूरा ग्रुप है वो अगर तमिल बोल रहा है, ठीक है ना, ये अगर तमिल बोल रहे हैं तो इस स्टेट का नाम दे दिया गया तमिलनाडु। और जितने भी तमिल बोलने वाले लोग थे बेसिकली इसी स्टेट में मिलते थे, ठीक है ना, बहुत सारे। और हाँ, फिर इधर उधर वो हुए, मतलब कुछ पीपल तमिल के जो थे वो नॉर्थ साइड में भी आके रहने लगे, बट वो इट इज ओनली फॉर देयर मतलब जॉब, ठीक है ना। उनको जॉब लगा किसी और स्टेट में, तभी उनको किसी और स्टेट में जाना पड़ा। अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पे हमारा जब इंडिया जो था वो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद आया हमारा लैंग्वेज पॉलिसी। तो लैंग्वेज पॉलिसी, और इस पॉलिसी के अंडर में हमारा जो हिंदी लैंग्वेज था उसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था, ठीक है ना, दिया गया था। और वो अभी भी हिंदी इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट है, वो है कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन। अब ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन होता क्या है? देखो, अगर सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन के बारे में हम लोग बात करें ना, तो सबसे पहले यही बात हमारे दिमाग का कि ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग देन स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट से वो स्ट्रॉन्ग है, स्टेट गवर्नमेंट से स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्या कर सकते हैं? स्टेट गवर्नमेंट का जो पावर है उसके साथ मिसयूज कर सकते हैं वो, ठीक है ना। मिसयूज इस तरह से कर सकते हैं, वो क्या करेंगे कि मिसयूज करने के लिए वो जो होगा, जितना भी पावर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को दिया हुआ है वो अपने अंडर में ले लेंगे, ठीक है। देन वी हैव दैट सेंट्रल स्टेट रिलेशन, ठीक है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन में हुआ क्या था कि अर्लियर क्या होता था ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो थे वो स्टेट गवर्नमेंट के पावर को मिसयूज करते थे, ठीक है, दैट वेयर कंट्रोल बाय द राइवल पार्टीज। उसके बाद चेंजेस आया 1990 में, और विटनेस किया गया कि बहुत सारे राइजेस हुए रीजनल पार्टीज का। और ये जब राइज हुआ ना, तो फिर क्या हुआ कि पावर शेयरिंग जो हुआ था स्टेट्स के बीच में, और उसको रिस्पेक्ट दिया गया, ठीक है, उनको एक ऑटोनॉमी मिला स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। अब आपके मन में सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन। अगर ये डिसेंट्रलाइजेशन था तो ये हुआ क्यों, ठीक है ना। तो लेट मी एक्सप्लेन यू कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है किसी से सिंपल वे में एकदम समझ जाओ कि किसी से पावर को लेकर के किसी और को दे देना। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, आप एक एग्जांपल से समझो कि अगर स्कूल में कोई एक क्लास है और वहाँ जो हमारे जो मतलब हमारे लिए जो लॉ बनाते हैं वो रहे हमारे क्लास टीचर, ठीक है, क्लास टीचर हैं। तो क्लास टीचर क्या है, वो कुछ समय के लिए क्लास में रहते हैं, बेसिकली 0 पीरियड, फर्स्ट पीरियड और 1-2 पीरियड जब उनका रहता है क्लास में तब वो क्लास में रहते हैं, बाकी तो वो पूरा टाइम क्लास से बाहर रहते हैं। तो उनको क्या पता है कि क्लास में बच्चे किस तरह के प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, और कभी भी वो अगर उनको प्रॉब्लम ही नहीं पता है तो वो फिर प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है ना। इसीलिए वो क्या करते हैं, वो अपने क्लास में एक मॉनिटर को अपॉइंट करते हैं, एक मॉनिटर बनाते हैं, ठीक है ना। और वो मॉनिटर उनके एब्सेंस में क्लास के ऊपर नज़र रखता है या रखती है, और फिर वो चीज़ बताती है कि क्लास में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है।
तो यही काम है हमारे इंडिया में भी हुआ कि जब हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट था वो किसी प्रॉब्लम और किसी कारण बस वो लोकल जो लोकेलिटी थे, मतलब जो छोटे मोटे विलेजेस थे और छोटे मोटे जो टाउन्स या सिटीज़ थे वहाँ तक वो नहीं पहुँच पा रहे थे और उनको नहीं समझ आ रहा था कि इन लोगों का प्रॉब्लम क्या है और इन लोगों के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। इसीलिए इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, ठीक है ना। और ये डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था 1992 में एक अमेंडमेंट के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना। तो देखो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि व्हेन द पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट इज नोन एज और इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये डिसेंट्रलाइजेशन हुआ क्योंकि देखो इंडिया जो है इट इज अ वास्ट कंट्री, it is a diverse country, it has a lots of population, ठीक है ना। अगर किसी भी कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो कैसे कोई एक ही गवर्नमेंट पूरे कंट्री को रूल कर सकता है। आपको पता है यहाँ का जो यूपी है ना वो रसिया के पॉपुलेशन के बराबर में आता है। फिर यहाँ का जो महाराष्ट्र है वो जर्मनी के पॉपुलेशन के इक्वल में आता है। तो हाउ, जैसे वहाँ एक कंट्री में उतना पॉपुलेशन और यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट में उतना पॉपुलेशन है, तो हाउ इट इज पॉसिबल दैट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कैन alone make the law for these states or can solve the problem faced by the people in these states। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है और इसी चीज़ को पॉसिबल करने के लिए स्टेट्स में लोकल गवर्नमेंट को बनाया गया और डिसेंट्रलाइजेशन किया गया स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स को, ठीक है ना। देखो लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज विच आर सेटल्ड बाय द लोकल गवर्नमेंट पीपल हैड बेटर नॉलेज अबाउट देयर लोकेलिटी। अब देखो लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज जो होते हैं वो सेटल किससे होगा, लोकल गवर्नमेंट से सेटल होगा। भाई लोकल गवर्नमेंट जो है वो उस लोकेलिटी में रह रहा है, उसको पता है कि उस लोकेलिटी के रहने वाले लोग किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और उस प्रॉब्लम से वो बाहर कैसे आएंगे, तो लोकल गवर्नमेंट बनाना जरूरी था, ठीक है। उसके बाद है कि सिंस देन देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट टू डिसेंट्रलाइज द पावर। उसके बाद जैसे ही ये मन में आया सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसके बाद वहाँ पे बहुत सारा अटेम्प्ट किया गया। किस चीज़ का अटेम्प्ट किया गया, तो पावर को डिसेंट्रलाइज करने का अटेम्प्ट किया गया। और अगर वो पावर को डिसेंट्रलाइज करने का अटेम्प्ट किया गया तो क्या किया गया कि पंचायत किया गया विलेज के लिए और म्यूनसिपैलिटीज किया गया सिटी और टाउन्स, या फिर हम उसको बोल सकते हैं अर्बन एरियाज के लिए, ठीक है ना। फिर दे वेयर डायरेक्टली कंट्रोल बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब जो लोकल गवर्नमेंट थे वो डायरेक्टली किससे कंट्रोल किए जा रहे हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल किए जाने लगे। उसके बाद ना क्या होता था कि भाई बना तो डिसेंट्रलाइज भी हो गया पावर, लेकिन क्या इलेक्शन नहीं होता था प्रॉपरली। फिर उसके बाद स्टेप्स, फिर उस इलेक्शन नहीं होता था। अगर इलेक्शन नहीं होगा तो भाई एक ही लोग कैसे उस चीज़ को सॉल्व कर पाएगा। इलेक्शन तो होना सबका राइट्स है भाई। आज वो अगर प्राइम मिनिस्टर है, वो अगर स्टेट का गवर्नमेंट है, वो अगर किसी लोकेलिटी का हेड है, तो भाई किसी और को भी चांस मिलना चाहिए ना टू परफॉर्म। तो इसीलिए इलेक्शन होना चाहिए था बट इलेक्शन नहीं हो पाता था। फिर क्या किया गया कि फिर उसके बाद स्टेप्स towards decentralization was taken in 1992 और finally 1992 में there was taken a final step towards decentralization। और ये डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया गया। अमेंडमेंट मतलब क्या होता है, चेंज लाना, ठीक है। तो अमेंडमेंट लाया गया और इस अमेंडमेंट के थ्रू the government of India was distributed on 3 tiers. First tier was central government, second tier was state government and third tier was लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। एंड पंचायत फॉर विलेज और फिर क्या बोलते हैं म्यूनसिपैलिटीज फॉर अर्बन एरियाज, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन भी कंटिन्यूअसली होने लग गए अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर सीट्स थे वो भी रिजर्व्ड होने लग गए और फिर 1/3 ऑफ द सीट्स वर रिजर्व फॉर द
वुमेन्स, वुमेन के लिए क्या हुआ, 1/3 ऑफ द सीट्स जो थे वो रिजर्व किए गए वुमेन्स के लिए, ठीक है ना। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अब हम लोग जानेंगे ग्राम पंचायत के बारे में कि व्हाट इज ग्राम पंचायत, क्या रोल था उनका। तो ग्राम पंचायत जो थे ना वो रूरल लोकल गवर्नमेंट थे, ठीक है। किसी भी रूरल एरियाज में एक गवर्नमेंट होता था, एक हेड होता था, वो था ग्राम पंचायत। और इनका काम था कि वो पूरे विलेज के लिए एक डिसीजन बनाते थे, ठीक है। फिर द पंचायत वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। अब होता क्या है, ग्राम सभा रहता है, ग्राम सभा के अंदर में इनका मतलब ग्राम सभा के जो मेंबर होते थे वो सुपरवाइज करते थे इसको, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, पंचायत समिति के बारे में। तो ग्राम पंचायत, ग्रुप ऑफ ग्राम पंचायत मतलब डिफरेंट विलेज के पंचायत जब एक साथ मिलते थे तो वो बनता था हमारा पंचायत समिति। इनका इसमें क्या होता था कि मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द पंचायत, जो भी मेंबर इसमें थे ग्राम पंचायत में वहां से इसको इलेक्ट किया जाता था और वही बनते थे हमारे मेंबर ऑफ पंचायत समिति के। फिर प्रेसिडेंट जो थे इसके वो भी इलेक्टेड मेंबर के थ्रू नॉमिनेटेड किए जाते थे। जो भी इलेक्टेड मेंबर थे हमारे पंचायत समिति के वो नॉमिनेट करते थे प्रेसिडेंट को, फिर ठीक है। फिर फंक्शन वॉज टू एडमिनिस्ट्रेट द ब्लॉक, वो किसी भी एक प्रॉपर ब्लॉक को मतलब ग्रुप ऑफ विलेज को ना, ये जो पंचायत समिति होता है उसको हम लोग ब्लॉक भी बोलते हैं, ठीक है। किसी भी प्रॉपर ब्लॉक को वो एडमिनिस्ट्रेट करते थे, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, वो है जिला परिषद। तो ग्रुप ऑफ पंचायत समिति, देखो एक चीज कॉमन है कि ग्राम पंचायत किसी भी रूरल एरियाज में जो हेड होते थे उसको हम लोग ग्राम पंचायत बोलते थे। ग्राम पंचायत, द ग्रुप ऑफ ग्राम पंचायत इज नोन एज पंचायत समिति, द ग्रुप ऑफ पंचायत समिति इज नोन एज जिला परिषद, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होता था कि मोस्ट ऑफ द मेंबर्स वेयर इलेक्टेड। अब इसके जो भी मोस्ट ऑफ द मेंबर थे वो इलेक्टेड थे और जो चेयरपर्सन थे इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद। और एक बात और कि लोकसभा के मेंबर और एमएलएज, ग्राम सभा के मेंबर और एमएलएज भी इसके पार्ट हुआ करते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल, it is all about your second chapter federalism, so it is completed. Please go through the notes which is present in the description box. Hopefully ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए। और अगर आप पार्ट 2 को पहले देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए फर्स्ट गो थ्रू द पार्ट 1 and thank you. If you find it very helpful, so please subscribe my channel, press the bell icon to get further update. Thank you.